नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। और हम बना रहे हैं पतंजलि योग सूत्र पे वीडियो। 5 वृत्तियां जो हैं हमारी पूरी हो गई हैं। इनके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना दी है। इस वीडियो में सबको मिला के कंक्लूड करने की मैं कोशिश करूँगा। वृत्तियाँ हमने समझी थी, 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। वृत्तियाँ हमने समझी थी हमारे चित्त की फ्लक्चुएशंस, हमारे चित्त की मॉडिफिकेशन, जिनसे जो हमारा चित्त जो है वो अपने आप को उनसे रिलेट करके और ख़ुद को वैसा ही समझना शुरू कर देता। ये हमने पहले के सूत्रों में समझा। अब फिर बताई 5 प्रकार की वृत्तियाँ। 5 प्रकार की वृत्तियों में हमने सबसे पहली जानी प्रमाण वृत्ति है। जो प्रमाण वृत्ति थी उसमें क्या बताया था कि ये 5 वृत्तियाँ एक ऐसा समझो कि एक प्रकार से ज्ञान के 5 प्रकार हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान है इंफॉर्मेशन। ज्ञान क्या है? ज्ञान है इंफॉर्मेशन। ज्ञान है वो इंफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट से यानी विषय से, जैसे मान लो ये आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो से आपके मन में, आपके चित्त में आ रहा है और वो चित्त से आपकी आत्मा उस चीज़ को रिसीव कर रही है, अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो जो स्पंदन हो रहे हैं आपके चित्त में, वो सारी वृत्तियां हैं। और वो 5 प्रकार के स्पंदन हैं। वो ज्ञान 5 रूप से आ रहा है आपके अंदर, चित्त आत्मा तक जो पहुंच रहा है। पहला है प्रमाण के रूप में, जो देखा हुआ ज्ञान है, जो अनुभूत किया हुआ ज्ञान है, वो है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद जो आपने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने लॉजिक से जो अनुमान लगाया है, वो है अनुमान प्रमाण, यानी जो सत्य है वो सही ज्ञान है। ये प्रमाण का मतलब है सही ज्ञान, वो राइट इंफॉर्मेशन है। और तीसरा है आपका आगम प्रमाण, जो कहीं शास्त्रों से आया है, कोई ऑथेंटिक नॉलेज ऑथेंटिक सोर्स से आई है, किसी और ने अनुभव किया था, आप तक वो सही रूप में आई है। जैसे अभी हम पतंजलि योग सूत्र को पढ़ रहे हैं, तो ये 3 प्रकार की प्रमाण वृत्ति है। ये 3 प्रकार का जो सही ज्ञान जो है हम तक पहुंचता है। लेकिन ये सही ज्ञान कभी कभी ये फिर महर्षि पतंजलि ने बताई 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। एक हमें सहयोग करने वाली, यानी दुख से दूर करने वाली, और एक दुख के पास लेके जाने वाली, दुख पैदा करने वाली। तो दुख पैदा करने वाली हैं वो वृत्तियां हैं जो क्लेश पैदा करती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां। जो दुख क्लेश को मिटाती हैं वो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो ये सारी 5 वृत्तियां जो हैं, इनके 2 प्रकार हो सकते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट। अब ये प्रमाण जो वृत्ति है, ये जो सही ज्ञान है, ये ज़्यादातर अक्लिष्ट रूप में ही काम करता है। मतलब आपके अंधकार को मिटाएगा, आपको योग की, ध्यान की इम्पोर्टेंस समझाएगा, और उसी से आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन कभी कभी ये क्लिष्ट रूप में भी काम कर सकता है। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना जो है वो आपके, अगर वो अहंकार का कारण बन जाए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे आज के दिन इन्फॉर्मेशन ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब वो इन्फॉर्मेशन में ही उलझ के आप खड़े हो जाओ। आप इन्फॉर्मेशन ही, राइट नॉलेज ही लेने के चक्कर में आप शास्त्र ही पढ़े जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो क्लिष्ट भी हो सकती है। वो ज्ञान जो है बाधा भी बन सकता है। ध्यान में जब आप उसी ज्ञान के बारे में सोच विचार करना शुरू कर दो, तो वो भी बाधा पैदा करेगा। तो ये सहयोगी भी है, क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। उसके बाद दूसरी जो वृत्ति आती है, प्रमाण के बाद आती है विपर्य, यानी मिथ्या ज्ञान, फेक नॉलेज, जो है, जो जिसके पीछे कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। वो किसी ने अपनी ही मन गढ़ंत बातें बना दी हैं, या जैसे रस्सी को सांप समझ लिया है, या ऐसा ही अपने ही मन से हम बना लेते हैं, या फिर किसी और के गलत जगह से आई हुई जो तोड़ा फोड़ा ज्ञान जो है वो, या वो फेक नॉलेज जो है वो विपर्य वृत्ति होती है। और ये हमेशा बाधा ही पैदा करती है। इसमें कुछ ज़्यादा जो है स्कोप नहीं है सहयोगी का। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, कभी कभी ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि जैसे आज के दिन, मान लो आज के दिन से मैं ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, आज के युग से, अभी जो समय चल रहा है, अभी आज के युग में लोग गलत चीज़ें सुन के ठीक चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं कई बार। जैसे मान लो आप चमत्कारिक बातें सुन के कभी योग की तरफ आकर्षित हो जाओ, लेकिन थोड़ा सा एक वो कारण बन सकता है, हो सकता है उसको करते करते आप उन चमत्कारों के चक्कर में, उस
अपने जीवन को ठीक करने के वो जो और भी ऊटपटांग चीज़ें हैं उनको सुन के आप कहीं ना कहीं एक ठीक किताब आपके हाथ में लग जाए, ठीक नॉलेज तक आप पहुंच जाओ, वो थोड़ी बहुत संभावना है उसकी भी, लेकिन वो ज़्यादातर भटकाने वाली ही, मिसगाइड करने वाली ही होती है। तीसरी जो वृत्ति होती है वो है विकल्प वृत्ति। विकल्प है इमेजिनेशन, कल्पनाएं जिनके पीछे कोई आधार नहीं है, जिनके पीछे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कुछ ऐसी कल्पनाएं, कुछ ऐसे प्लान्स, कुछ ऐसे लोक परलोक के उदाहरण मैंने बताए थे आपको। इनकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो भी आप देख लेना। तो विकल्प वृत्ति में वो सारी चीज़ें आती हैं। विकल्प वृत्ति भी आपके ध्यान में जब आप बैठोगे तो जो कल्पनाएं उठती हैं, जो आप ऑटोमेटिक अपने आपका मन जो कहानियाँ घड़ लेता है, वो सारी विकल्प वृत्ति में ही आती हैं। ये विकल्प वृत्ति भी कलिष्ठ ही होती है, क्लेश ही पैदा करती है, दुख ही पैदा करती है, फ्लक्चुएशन ही पैदा करती है, आपको लक्ष्य से दूर लेके जाती है। कभी कभी थोड़ी बहुत अक्लिष्ट रूप में कैसे काम कर देती है, कोई नया आइडिया, कोई नया ऐसा आविष्कार ऐसा होता है कि कभी कभी किसी कल्पना से वो रियल रूप में उससे कुछ समझ या कि इंसाइट मिल जाती है आपको, तो वहाँ वो कभी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो 99% जो है वो डिस्टर्ब ही करती है, क्लिष्ट रूप में ही काम करती है। या कल्पनाओं में खो के आप असली कदम जो है वो नहीं उठा पाते हो, अपनी कल्पनाओं के संसार में ही खो जाते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करते हो तो आपको लोक परलोक पता नहीं क्या की क्या चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि शायद मैं सही रास्ते पे हूँ, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है, वो गलत रास्ता है। वो आपको भटकाने का काम करता है और आप असली चीज़ को छोड़ के उन्हीं चीज़ों में, मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे साधक हैं, पता नहीं क्या का क्या उनको अनुभव होने शुरू होते हैं, लेकिन वो अनुभव सत्य भी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके मन के द्वारा पैदा की गई प्रोजेक्शंस हैं, वो कहानियाँ हैं जो बना ली हैं। असली अनुभव और उसमें जो है वो दिन रात का अंतर है। उसमें उलझ के रहे तो उन्हीं कहानियों में ही खो जाओगे। तो ये विकल्प वृत्ति है। उसके बाद आती है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति को हमने जाना था कि जहाँ हमारी अवेयरनेस की कमी है, जहाँ हमारी जागरूकता की कमी है, जहाँ मान लो हम आलसी हो गए हैं, आलस है, प्रमाद है, सुस्ती है, मन नहीं कर रहा है ध्यान करने का, अभ्यास करने का, तो वो जो भी हैवीनेस है, वो जो तामसिकता है, वो जो विद्या का अभाव है, वो जो इग्नोरेंस का भाव है, या किसी ज्ञान को में इंटरेस्ट नहीं है या जानने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है, तो वो सब निद्रा वृत्ति के अंतर्गत आती है। निद्रा बहुत लेवल पर, मतलब ये इन वृत्तियों को अगर मैं डिटेल में कहूँ तो आप वृत्तियाँ समझ के ही यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे कि अब आगे क्या करो। वृत्तियाँ ही इतनी बड़ी बड़ी, इनके अलग अलग लेवल हो सकते हैं। एक वो भी नींद है जो आप रात, जैसे मान लो आप ध्यान कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, ये भी एक नींद की निद्रा वृत्ति है। ये ध्यान करने का मन नहीं कर रहा है कि इग्नोरेंस है, आपको पता है बेनिफिट और आप कर नहीं रहे हो, ये भी निद्रावृत्ति है। पता है आपको और आप कर नहीं रहे हो, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, मतलब एक नींद में ही हो तभी तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक ये भी निद्रा है। और किसी चीज़ की सही नॉलेज ना होना, सही ज्ञान ना होना, वो भी निद्रा पैदा करती है, एक डार्कनेस, अंधकार पैदा करता है। निद्रा मतलब हमें एक ज्ञान का प्रकाश नहीं नजर आ रहा है, हम अवेयर नहीं हैं, तभी हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, तभी जागरूकता का अभ्यास करते हैं, तभी जागने का अभ्यास करते हैं, तभी नाव में रहने का अभ्यास करते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही देखोगे प्रकृति का स्वभाव, वैसे ही आप कहीं और ही खो जाओगे, नींद में चले जाओगे, सुस्त हो जाओगे, महसूस होना बंद हो जाएगी। इसलिए संवेदनशीलता, अपनी इंद्रियों को जगाने के अभ्यास किए जाते हैं। तो ये सारी निद्रावृत्ति है। और निद्रावृत्ति कलिष्ठ अकलिष्ठ दोनों रूप में काम कर सकते हैं। कलिष्ठ ही काम ज़्यादातर प्रभाव इसका रहता है। अकलिष्ठ तब हो सकती है जब आप नींद में ही ध्यान करो, योग निद्रा का अभ्यास करो, कॉन्शियस स्लीप का अभ्यास करो, कॉन्शियस रिलैक्सेशन का अभ्यास करो, तब निद्रावृत्ति जो है सहयोगी सिद्ध हो सकती है। अदरवाइज नींद जो है वो सुस्ती ही होगी, भारी शरीर के भारीपन की वजह से हो सकती है, भोजन की वजह से हो सकती है, थकान की वजह से हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप थक गए हो अपने दिनचर्या में, ध्यान के समय आपको नींद आ जाए तो वो भी हो सकती है। तो ये निद्रा वृत्ति है। इसके बाद जो पांचवी जो वृत्ति आती है वो है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति क्या है? याददाश्त, मतलब पुरानी कोई घटना हुई थी, उसके इम्प्रेशंस आपके
माइंड के ऊपर है। तो जैसे ही आप ध्यान करने शुरू करते हो, योग करना शुरू करते हो, वो पुरानी चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। उनको उनको माइंड में रख के आप अपने अभ्यास को छोड़ देते हो, या फिर कोशिश अभ्यास की कर रहे होते हो, लेकिन वो पुरानी रील्स आपके माइंड में चल रही हैं, जो कभी कोई घटनाएं हुई थी वो सारे इंप्रेशंस आपके अंदर चल रहे हैं, वो सारी याददाश्त पुरानी चल रही है। तो इस वजह से भी आप उससे आपको दूर लेके जा रहा हो ध्यान से। फिर कहीं ना कहीं आपको लगना शुरू हो जाता है कि मुझसे ध्यान नहीं हो रहा, मुझसे अभ्यास नहीं हो रहा है। तो वो स्मृति वृत्ति भी आपको उससे दूर कर सकती है। कभी कभी ये अक्लिष्ट रूप में भी काम कर सकती है। अक्लिष्ट रूप में यानी तब काम कर सकती है जब मान लो कोई बहुत बड़ा आपको एक विजडम, कोई समझ, कोई अनुभव मिला हो। मान लो आपने 6 महीने पहले कोई अभ्यास किया हो, उससे बहुत अच्छा लगा था आपको, तो वो चीज़ आपको वो याद, वो स्मृति जो है आपको फिर याद दिलाती कि मैं फिर से अभ्यास शुरू करूं, फिर से मैं प्रैक्टिस करूं। तो वो कोई विजडम, कोई ऐसी समझ पुरानी जो अच्छी है, तो वो याद आ सकती है। पुराना कोई ज्ञान ऐसा है जो आपको सहयोग कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पुरानी यादें आती हैं वो कोई ट्रॉमा है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी अटैचमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मन रस लेता है, जिसमें मन का एंटरटेनमेंट होता है, उसी को मन सामने लेके आता बार बार। और वही सारी वृत्तियाँ आप देखते हो कि जैसे ही पुरानी बातें आप सोचोगे तो उसमें से सिर्फ रसपूर्ण चीज़ें ही आपको याद रहेंगी। बाकी जो असली ज्ञान है, वो चीज़ जो है वो आप एक इम्प्रेशन तो रहेगा, लेकिन वो याद नहीं आएगा आपको, वो समझ नहीं आएगी। वो अच्छी अच्छी चीज़ें ही याद आएंगी, कारण क्योंकि रस आता है मन को। और वो पुरानी चीज़ें जो गूढ़ हैं, जो गहरी हैं, जो सही में याद रखने योग्य थी, वो डिलीट हो जाती हैं। उसी वजह से अब माया में ही फंसा रहता है मन। तो ये स्मृति वृत्ति है। इस प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। अब आगे महर्षि पतंजलि जो हैं वो बताएंगे आपको इन वृत्तियों को समाप्त करने का। अभी तो ये समस्या बताई है, पहले ये बताया कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना, जहाँ वो फ्लक्चुएशंस, वो मॉडिफिकेशंस, वो लहरें समाप्त हो जाती हैं तो योग की अवस्था होती है, पहले ये बताया। अब ये बताया कि ये 5 वृत्तियां हैं, इस प्रकार की फ्लक्चुएशन है। अब वो बताएंगे इनको ठीक करने का उपाय, इनको समाप्त करने का, इनको कम करने का उपाय क्या है। उस उपाय के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, बीच बीच में बड़ी वीडियो भी बनाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता रहे। तो पतंजलि योग सूत्र जो है, मतलब मेरी नज़रों में सबसे ऑथेंटिक और सिस्टमैटिक लिखा गया योगा मैनुअल है। बाकी सब इसी के ऊपर आधारित है, और मुझे तो बाकी सब सारी स्पिरिचुअलिटी इसी में लगती है। अगर इसको हम हटा देते हैं, इस आधार को हटा दें, तो सारी स्पिरिचुअलिटी ही समाप्त हो जाती है। मुख्य सूत्र हैं इसमें, फॉर्मूला है इसमें। बाकी बाद में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो जिसने भी लिखे हों, जिसने भी बोले हों, लेकिन आधार यहीं पर, जो पूरा आप कंक्लूजन कभी देखेंगे इसको पढ़ने के बाद, तो आपको हर ग्रंथ में, हर ज्ञान में यही नजर आएगा। कारण क्योंकि फॉर्मूला वही यूज़ किया गया है। जैसे मान लो कोई एक मैथ्स का कोई एक फॉर्मूला लिया गया है, उसके ऊपर और कोई एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है, और उसकी अप्लाइड साइंस बना दी गई है कुछ, लेकिन उसका एप्लीकेशन बना दिया गया, लेकिन फॉर्मूला वही यूज़ किया है जो कभी किसी साइंटिस्ट ने खोजा था, उसको ढूंढ निकाला था। तो वही फॉर्मूला इस पतंजलि योग सूत्र में है, और इसको सरल भाषा में मैं करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जुड़े रहो, और जो भी डाउट, क्वेश्चन है, आप वीडियो के नीचे लिख सकते हो, या मुझे पर्सनली मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कभी भी ये ज्ञान समझ में आएगा। मैंने बहुत साल पहले मतलब 2007 में सबसे पहले मेरे पास एक पतंजलि योग सूत्र का पतंजलि योग सूत्र का जो रियल ग्रंथ है ये नहीं है, ये तो एक्सप्लेनेशन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। वो बहुत ही पतला सा, इतना सा और इतना सा बड़ा, बस जितना आप हनुमान चालीसा देखते हो मंदिरों में रखी होती हैं, वो हनुमान चालीसा जितना ही है पतंजलि योग सूत्र। जब मैंने उसको पढ़ा, उसमें एक एक लाइन की व्याख्या थी, तो मेरा और इंटरेस्ट जागा। फिर मैंने मैं गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक में लेके आया, वो थी पतंजलि योग प्रदीप। वो बहुत मोटी ग्रंथ थी, मतलब उसमें हर सूत्र को एक्सप्लेन किया गया था, उसके उदाहरण दिए गए थे, अलग अलग एंगल से समझाए गए थे।
तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। और उसमें लैंग्वेज भी जो थी वो थोड़ी सरल थी। संस्कृत मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं उसको बस हिंदी ही अनुवाद पढ़ रहा था, रिलेट करने की कोशिश कर रहा था, लाइफ से रिलेट करने की। तो उसमें उदाहरण भी दिए गए थे, तो वहाँ से मेरा बड़ा इंटरेस्ट उसमें जागा। और तब मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे ये समझ, तब से मैं इस पतंजलि योग सूत्र का जो है बहुत बड़ा एक टाइप से फ़ैन समझो, या लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही सीक्रेट नॉलेज है, बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही सेक्रेड नॉलेज है। और इसको इस प्रकार से सीक्रेट या सेक्रेट नहीं कि बस हम इसको माथे से लगा के मंदिर में रख दें। ये तरीका नहीं है किसी भी ग्रंथ को का सम्मान करने का। किसी ग्रंथ का सम्मान करना है तो उसको पढ़ के अप्लाई करना है। उस ज्ञान को जब हम पढ़ के अप्लाई करते हैं, तो जब मैंने वो ध्यान के सूत्र पढ़े थे वहाँ पर, और वो शायद कहीं पता नहीं वो कैसे मुझे समझ में आए थे, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी बिगनर ही था। लेकिन तब से मैंने जो ध्यान का अभ्यास किया, वो मुझे फ़ॉर्मूला मिल गया। और तब से मैं क्लासेस में भी जो करवाता हूँ, जो मेरे साथ सीखते हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या प्रैक्टिस करवाता हूँ। हो सकता है वो दिखने में अलग अलग लगे, लेकिन रियल फार्मूला मैं वही यूज़ करता हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। तो ये पतंजलि योग सूत्र है, इसको आप पढ़ो भी, पढ़ाओ भी। अगर आपको पुस्तक फॉर्म में चाहिए और सरल भाषा में चाहिए तो डॉक्टर सोमवीर आर्य के द्वारा लिखा गया जो पतंजलि योग सूत्र है, डॉक्टर सोमवीर आर्य ने पूरी एक्सप्लेनेशन की हुई है इसकी सरल भाषा में। और व्यवहारिक रूप से डॉक्टर सोमवीर आर्य की जो बेस्ट चीज़ है वो व्यवहारिक होती है चीज़। वो व्यवहार से, वो आपको आपके जीवन से जोड़ के बताते हैं चीज़ें। उनके जो सूत्र आपको समझ में आएंगे वो आपके डेली लाइफ में आप यूज़ कर पाओगे। मेरी बातें जो होती हैं वो थोड़ी स्पिरिचुअल लेवल पर ज़्यादा होती हैं। वो व्यवहारिक हो सकता है, आपको आपके भौतिक जीवन में बहुत काम ना आए, लेकिन जब आंखें बंद करोगे तो मेरी बात काम आएगी, लेकिन आंखें खोलोगे तो डॉक्टर सोमवीर आर्य की बात काम आएगी। तो ये हम दोनों का एक थोड़ा अलग तरीका है चीज़ों को समझाने का। तो उनका व्यवहारिक ज्ञान है, तो उसको आप लेके पढ़ सकते हो। और बाकी ये स्वामी विवेकानंद की योग सूत्र है, ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है ज़्यादातर, हिंदी अनुवाद शायद इसका नहीं है, या होगा तो बिल्कुल वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा, तो वो पढ़ सकते हो। या फिर गीता प्रेस गोरखपुर की या किसी और अच्छे राइटर की है तो वो पढ़ो। मैं ये समझता हूँ कि एक पुस्तक को अलग अलग एंगल से थोड़ा पढ़ोगे, एक ग्रंथ को अलग अलग एंगल से पढ़ोगे तो उसकी ऑल ओवर विजडम समझ में आएगी। जैसे हर राइटर का अपना एक तरीका है, हर राइटर का, हर जो एक विशेषज्ञ होता है वो अपने अनुभव को शायद उसमें उतारता है। तो जब उस कई एंगल से जब हम उसको पढ़ते हैं तो एक रियल एंगल, एक हमारा एक नया एंगल हमें समझ में आता है। तो ये पतंजलि योग सूत्र है, इसको पढ़िए और पढ़ाइए और इसको अपने जीवन में उतारिए। ये सेल्फ स्टडी है, ये स्वाध्याय है, ये अपने बारे में जानकारी है। यहाँ कोई चमत्कारिक बातें नहीं हैं, यहाँ कोई रातों रात जीवन बदलने की बात नहीं है, लेकिन असली ज्ञान यही है। असली ज्ञान है ये तभी ये 5000 साल पहले से 2500 साल पहले शायद ये लिखा गया है, तो ये उतने 2500 साल से सरवाइव कर रहा है आज तक। जो फेक नॉलेज है, जो आप वीडियोज़ में देखते हो, जो ये सारा ड्रामा जो चलता है, ये आज है, 10 साल पहले देखोगे तो नहीं था, और आज से 2 साल बाद भी ये नहीं मिलने वाला है, कुछ और आ जाएगा फिर। और ये 2500 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा हज़ारों हज़ार साल तक। ये असली और नकली ज्ञान का फ़र्क है। असली ज्ञान सस्टेन करता है, लंबे समय तक रहता है, और नकली ज्ञान एक बार वायरल होता है और फिर समाप्त हो जाता है। कितनी सारी चीज़ें मेरे देखे हुए, कितनी सारी चीज़ें आई और चली गई अभी इन पिछले कुछ सालों में ही। तो ये जितना भी ये उटपटांग चीज़ें हैं, इनको छोड़ के असली शास्त्र पढ़ो, असली योग का अभ्यास करो। शरीर के लिए हठ योग और आध्यात्मिक उसके लिए प्रोग्रेस के लिए पतंजलि योग सूत्र पढ़ो। और बाकी इनसे रिलेटेड जो ज्ञान है, जो इसी के ऊपर आधारित है, वो भी सही है, उस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक रिसर्चर की तरह एक खुद के जीवन को यहाँ खुद ही जानना है, कोई बना के नहीं देगा कि किसी दिन आपको कोई
खाना है कि बनाया एक प्लेट में डाल के दे दिया कि लो भगवान, या ये मोक्ष ये मुक्ति, ऐसा नहीं मिलने वाला। कितने ही साल लगा दो, जितना हम लेट कर रहे हैं हम खुद ही लेट हो रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। काल समय का पहिया ऐसे ही चलता रहेगा, हर रोज़ बूढ़े होंगे, हर रोज़ डीजनरेशन होता जा रहा है। हमारा प्रकृति का यही सिद्धांत है, डीजनरेशन होता जाएगा और एक दिन बिल्कुल डीजनरेट ख़त्म हो जाएंगे, फिर दोबारा नए सिरे से, फिर वही मेरे बेटे वाली बात, फिर दोबारा से स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर पता नहीं कोई इस पुस्तक तक, इस ज्ञान तक पहुंचा पाएगा कि नहीं। तो अभी जागो तभी सवेरा है, इसी पर अभी से काम शुरू कर दो। अगर आप सीरियस हैं योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति। जीवन का उद्देश्य भी इसी में छुपा हुआ है, इसी से आपको समझ में आएगा। अब कोई योग की पुस्तक को पढ़ के कोई ये ना समझे कि योग करना ही जीवन का उद्देश्य है। हो सकता है कोई और जीवन का उद्देश्य हो, वो आपको समझ में आएगा जब आप योग का अध्ययन करेंगे। तो योग मतलब कनेक्शन, जुड़ना। वो जुड़ना किस चीज़ से? अपने जीवन के उद्देश्य से। मोक्ष सबके जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उससे पहले भी एक भौतिक जीवन में भी उद्देश्य हो सकता है। मान लो मेरा उद्देश्य से योग सिखाना, आपको आप तक राइट नॉलेज पहुंचाना है, तो ऐसे ही आपका भी कोई उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य को भी पकड़ लोगे तो भी बहुत शांति मिलेगी। और सुख दुख इसमें सिर्फ इतना ही है, जब आप अपने उद्देश्य की तरफ बह रहे होते हो तो आप सुखी होते हो, और जब उद्देश्य से दूर बह रहे होते हो, कितनी सुख सुविधाओं में बह रहे हो, तो आप दुखी होगे। बस इतना ही फर्क है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।